आदरणीय प्रधानमंत्री जी की का दो लक्ष्य, एक लक्ष्य है उनका आत्मनिर्भर भारत बनाने का और दूसरा लक्ष्य है 2047 में विकसित देश बनाने का। हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जब तक उनकी आय नहीं बढ़ेगी, वो जब तक सशक्त नहीं होंगे, तब तक न हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं और न विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कृषि का उपज जो है वो बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर करता है। ज्यादा बारिश हो गई तो कृषि का उपज प्रभावित होगा, कम वर्षा हुई तब भी कृषि का उपज प्रभावित होगा। लेकिन जो पशु पालन क्षेत्र और जो डेयरी का सेक्टर है और फिशरी का सेक्टर है, इस दोनों में न कम पानी के बारिश का असर होगा और न ज्यादा पानी का असर होगा। 2024-25 में पूरे देश का फिश प्रोडक्शन 105%, 105% की वृद्धि के साथ 197.75 लाख टन हो गया है। और आज दुनिया में हम विश्व में मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ाना है, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की का दो लक्ष्य है, एक लक्ष्य है उनका आत्मनिर्भर भारत बनाने का और दूसरा लक्ष्य है 2047 में विकसित देश बनाने का लक्ष्य। और ये दोनों लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्नति नहीं होगी। हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जब तक उनकी आय नहीं बढ़ेगी, वो जब तक सशक्त नहीं होंगे, तब तक न हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं और न विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो इसलिए हम नवनीत आनंद जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं कि इस तरह का पहल उन्होंने प्रारंभ किया। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए संजय झा जी ने बताया कि एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। आपका सब्जेक्ट भी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट। अब एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, लेकिन कृषि का उपज जो है वो बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर करता है। ज्यादा बारिश हो गई तो कृषि का उपज प्रभावित होगा, कम वर्षा हुई तब भी कृषि का उपज प्रभावित होगा। लेकिन जो पशु पालन क्षेत्र और जो डेयरी का सेक्टर है और फिशरी का सेक्टर है, इस दोनों में न कम पानी के बारिश का असर होगा और न ज्यादा पानी का असर होगा। ये दोनों सेक्टर ग्रोथ कर सकता है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको महसूस किया और इसलिए यह विभाग पहले डेयरी और फिशरी विभाग, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ था और 2019 में उन्होंने अलग किया इसको, इसलिए कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ होने के कारण पूरा फोकस जो कृषि है, जो ट्रेडिशनल पैदा है, उस पर रहता था, इस पर फोकस नहीं होता था। और 2019 में जब इन्होंने अलग मंत्रालय बनाया, उसके बाद से जो इस क्षेत्र का ग्रोथ हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्षेत्र का कितना भारी ग्रोथ हुआ। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से शुरू की, कई योजनाएं शुरू की उन्होंने। फिशरी सेक्टर को पहले ले, फिशरी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई, क्योंकि लगभग 3 करोड़ फिशरमैन हैं जो सीधे तौर पर डायरेक्टली इस सेक्टर के साथ जुड़े हैं और जिनकी पूरी आजीविका इस सेक्टर के सब पर निर्भर करती है। और अगर उसके वैल्यू चेन को देखें तो लगभग 6 करोड़ की आबादी प्रभावित होती है। सबसे पहले उन्होंने 2014 में सत्ता संभालने के बाद
ब्लू रिवॉल्यूशन नाम की स्कीम शुरू की और उसके बाद उनको ये लगा कि फिशरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है, तो इसलिए उन्होंने FIDF की योजना बनाई और FIDF के माध्यम से फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसका नाम ही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उन्होंने प्रारंभ की और फिर जो फिशरी सेक्टर से जुड़े जो लोग थे उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने PMMKSSY योजना शुरू की। तो ये सारी योजनाओं का परिणाम ये हुआ कि 2013-14 में फीस का प्रोडक्शन, टोटल फीस का प्रोडक्शन इस देश में सिर्फ 95.79 लाख टन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास के बाद 2024-25 में पूरे देश का फीस प्रोडक्शन 105% की वृद्धि के साथ 197.75 लाख टन हो गया है। और आज दुनिया में हम विश्व में मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर, नंबर 2 पूरे विश्व में। और सबसे बड़ी चीज है जिसकी चर्चा अभी संजय झा जी भी कर रहे थे और एक साथी ने बिहार के जो हैं उन्होंने खड़े होकर कहा, इंडलैंड फिशरी का 105% तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इनलैंड फिशरीज जिसमें बिहार भी आता है उसका ग्रोथ 147% हुआ। 147%। ये बिहार की चर्चा कर रहे थे, अभी वो खड़ा होकर कुछ बोलना चाह रहे थे। पहले हम लोग देखते थे कि बिहार में 95 से 97% मछली आंध्र प्रदेश की आती थी। आज 4% 5% आंध्र प्रदेश की मछली आती है। वो भी इसलिए आती है कि थोड़ी सस्ती मिलती है। जो गरीब लोग हैं वो किसी फंक्शन में, शादी ब्याह में आंध्र की मछली को खरीद के अपने सोशल फंक्शन को करते हैं, इसलिए। नहीं तो आम तौर पर आज बिहार लगभग फिशरी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो गया। और सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, जैसा संजय झा जी बता रहे थे कि आज नेपाल, झारखंड और बंगाल का जो सटा हुआ इलाका है उन इलाकों में भी बिहार की मछली जा रही है, उसका निर्यात हो रहा है दूसरे राज्यों में भी। तो ये 147% का ग्रोथ हुआ। तो इस तरह से इन्होंने काम किया। अब ये एक्सपोर्ट, हमारा फिशरी का एक्सपोर्ट 2013-14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए थे देश के प्रधानमंत्री, तो उस समय फिश का एक्सपोर्ट हमारा मात्र 30,213 करोड़ रुपए का था। और जो 10 से 11 साल उन्होंने इस सेक्टर के लिए प्रयास किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 24-25 में फिशरीज का एक्सपोर्ट बढ़ के डबल से ज्यादा 62,408 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट 24-25 में। और 25-26 की तो अलग स्थिति ही थी। 25 में तो अचानक यूएस ने 58% का टैरिफ लगा दिया। अब 58% का टैरिफ लगाने का मतलब था कि हमारे 3 करोड़ और जो वैल्यू चेन के साथ जुड़े 3 करोड़ लोगों की आजीविका पर बहुत बड़ा संकट था। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, हम सभी लोग चिंतित थे। पूरे देश की मीडिया लिख रही थी कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो मछुआरा कम्युनिटी प्रभावित होगा। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मार्ग निर्देशित किया और कहा कि संकट में समाधान खोजना चाहिए। और खुद प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में घूमकर कई देशों के साथ FTA किया। और जब FTA किया तो हमारा यूएस के अलावा पूरी दुनिया का बाजार हमारे लिए खुल गया। क्योंकि उसके पहले हमारा जो एक्सपोर्ट था उसका लगभग 45%
एक्सपोर्ट यूएस मार्केट में था। तो उसके बाद ये जब काम शुरू किया और उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग करना शुरू की। एक्सपोर्टर्स के साथ कई दौर की बैठक हम लोगों ने की। हम लोगों ने एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट किया कि आपको नई बाजार तलाशनी होगी, और लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को भी, जिन्होंने नए देश में अपने बाजार तलाश की, और उस बाजार का परिणाम हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट घटने के बजाय इस बार 25-26 में हमारा एक्सपोर्ट 62,408 करोड़ रुपए से बढ़कर 73,890 करोड़ रुपया हुआ। हम घटा नहीं, 11,500 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। तो ये उसका क्षेत्र है। तो ये एक क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिससे हम अपने किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। अब आय बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। और यही काम डेयरी सेक्टर में किया जा रहा है। डेयरी सेक्टर में अभी मिनेश शाह जी बता रहे थे आपको, कई काम उन्होंने बताया। महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा ये है, क्योंकि पशुपालन के साथ जुड़ी हुई गृहिणी जो होती हैं गांव में किसानों की, वो पशुपालन का काम देखती हैं। वो अपने गाय भैंस का सेवा करती हैं, उसको खिलाती हैं, दूध दूहती हैं और उसको बेचने का काम। लेकिन उसका एक निगेटिव पार्ट भी है कि आज हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका 37% लगभग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। दूध का 37% प्रोडक्शन का जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मिनेश शाह जी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करके उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का प्रयास कर रही है। कई राज्यों के साथ इन्होंने एमओयू किया है और उन राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी को विकसित कर रहे हैं। और जब कोऑपरेटिव सोसाइटी विकसित होगा तो स्वाभाविक तौर पर किसानों की आय बढ़ेगी। मैं इनका एक प्लांट है बनारस में, मैं उस प्लांट को देखने के लिए गया था, मिनेश शाह जी के प्लांट को, और वहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लगभग 25 से 28 सेक्रेटरीज थे। उनके साथ हमारा 3 घंटे का इंटरेक्शन हुआ। हमने उन लोगों की बात सुनी और उन लोगों ने बताया कि हमारी आय इतनी बढ़ गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनने के कारण, और बनारस का जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो पहले पराग देखता था जिसको, उसको 2022 में एनडीडीबी ने टेक ओवर किया, और एनडीडीबी ने टेक ओवर करके उसको डेवलप किया। जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो उस समय मेरे ख्याल से 3,000 लीटर दूध का प्रोसेसिंग होता था, और आज लगभग 2.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन का प्रोसेसिंग हो रहा है। और हमने कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेक्रेटरी से की बात सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे घर में, हमारे गांव में जिन लोगों के पास पहले एक गाय थी, उन लोगों ने अब 5-5 गाय खरीद लिया है और दूध को हम लोग यहां पहुंचाते हैं। इन्होंने एक और मॉडल वहां डेवलप किया। उस प्लांट के अंदर इन्होंने बायोगैस का प्लांट लगाया, और गांव में जो गोबर है उस गोबर को भी कलेक्ट करवा के ट्रैक्टर से किसान ला के इनको देते हैं, और ये उसका भी भुगतान किसानों को करते हैं, और उससे जो गैस बनाते हैं, ये बायोगैस, उससे अपने प्लांट को चलाने का काम करते हैं। तो ये मॉडल इन्होंने विकसित किया। हमने इनको कहा है कि और भी देश के अन्य जगहों पर आप इस मॉडल को अचीव करिए। मैं इनके यहाँ आनंद गया था इनके उसमें, और इन्होंने दिखाया कई घरों में छोटे छोटे 10,000 15,000 का बायोगैस का प्लांट लगाया, और पूरे घर के लोग से जो एनर्जी है वो उस प्लांट से उनको मिल जा रहा है। हम कई घर में गए तो घर वालों ने हमको जबरदस्ती कहा कि मेरे घर के अंदर चलिए और देखिए कि कितना बढ़िया से हम गैस जला रहे हैं, इससे बिजली जला रहे हैं। तो ये काम भी हो रहा है, ये काम भी कराया जा रहा है। इससे
लोगों की आय बढ़ रही है। अब गोबर का पहले दूध का लोग कीमत मिलता था, उन्होंने बताया कि भाई कोऑपरेटिव बनारस में बताया कि हम पहले 25 रुपये 27 रुपये लीटर दूध बेचते थे, आज हमको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के इस डेयरी से 32 रुपये 34 रुपये प्रति लीटर दूध का कीमत मिल रहा है। तो उनकी आय तो बढ़ी, और अगर बढ़ाए, उन्होंने अपने पशु बढ़ाए तो उनकी आय भी बढ़ी। अब पशु में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम लोग नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। जो हमारे देसी नस्ल की गायें हैं उनके नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन और आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड के सीमेन के इस्तेमाल से 90% बछड़ियां पैदा होती, और उनमें नस्ल सुधार होने के कारण उनके उत्पादन में भी वृद्धि हो रही। सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले विदेश से आता था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने पहले विदेश से आता था, उसका 600 या 800 रुपया एक शॉट का कीमत था। अब इन्होंने विकसित किया है और 250 रुपये में अब एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन का ये आपूर्ति कर रहे हैं, बाजार में कॉमर्शियल बिक्री के लिए उपलब्ध है, और उसका लॉन्चिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र से किया था। तो ये काम नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं, तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ रही है, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, और उत्पादन बढ़ रहा है तो किसानों की आय बढ़ रही है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हाँ, एक बात जरूर है कि प्रोडक्शन जो हमारा था 2013-14 में, मिल्क प्रोडक्शन, ये मीने शाह जी बता रहे थे कि आज हम विश्व में पहले स्थान पर है, नंबर 1 पर है। 2013-14 में पूरे इस देश का मिल्क प्रोडक्शन, जब नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाला था, उसके पहले आज़ादी के बाद 2013-14 तक जो 138 मिलियन मीट्रिक टन इस देश का मिल्क प्रोडक्शन था, और 11 साल के प्रयास के बाद 24-25 में 248 मिलियन मीट्रिक टन हमारा मिल्क प्रोडक्शन है, और आज हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं। लेकिन हमारी एक परेशानी है कि हम जिस तरह फिशरी के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को नहीं कर पा रहे हैं, और उसका कारण है कि हमारे यहाँ एक एफएमडी और ब्रुसेलोसिस की बीमारी, और उसके वैक्सीनेशन का काम भी यह मंत्रालय मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त वैक्सीनेटर को भी भुगतान किया जाता है। हम लंबा तौर पर अभियान चला रहे हैं। लगभग मैत्री, जो हम वैक्सीनेटर हैं उनको मैत्री नाम हम लोगों ने दिया है, और उसका लगभग 48,000 मैत्रीज की ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रशिक्षित करने का काम किया, और उनको हमने सारे उपकरण दिए हैं कि आप वहाँ वैक्सीनेशन करने के लिए आप किसानों के द्वार तक जाएं। कई जगह समस्याएं थी, वैक्सीनेटर नहीं जाते थे, वैक्सीन कहीं गिर गया, तो जो उसका साइकिल है, 1 साल में 2 वैक्सीन पड़ना हर 6 महीने, और 5 साल कंटिन्यूअस 10 साइकिल अगर होगा तो एफएमडी की बीमारी से मुक्त होगा। अभी हम लोगों ने नया गाइडलाइन जारी किया है। हम लोगों ने कहा कि भाई हम वैक्सीन की गिनती वैसे नहीं करेंगे, हम वैक्सीन की गिनती करेंगे जब किसान जाएंगे पशुपालक के दरवाजे पर, और पशुपालक के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। जैसे ही आप वैक्सीनेट करके आप अपलोड करेंगे सूचना, तो पशुपालक के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब आप डालेंगे तभी आपका वो वैक्सीन वैलिड माना जाएगा। कई जगह से आपत्ति आई कि भाई ये परेशानी होती है कि हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन करने के लिए और पशुपालक घर पर नहीं है, वो कहीं बाजार गया हुआ है, कहीं खेती में काम कर रहा है, तो हम कहाँ से करेंगे। हमने कहा वो उसका भी रास्ता निकाला, हमने विकल्प दिया। हमने कहा उसका विकल्प ये है कि हमने अब 13 अंक का टैग
पशुओं के गले में लटकाया है, उनके कान में टैग किया है और वो उनकी पहचान है। उससे हम उसकी उत्पादकता का आकलन करते हैं। हमने कहा कि उसका फोटो खींच लीजिए और उसका फोटो खींच के आप अपलोड करिए। तो फिर ये समस्या आई कि भाई अगर नेट नहीं है गांव में, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तब हम कैसे अपलोड करेंगे। हमका कोई चिंता नहीं है, आप अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आपका मोबाइल नेट के कनेक्शन में आएगा वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। ये सब कहानी नहीं चलेगी। अब वैक्सीनेशन होना है तो वैक्सीनेशन होना है। और हमको अगर एफएमडी मुक्त, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2030 तक हमको इस देश को एफएमडी मुक्त करना है, तो हमको करना है। अभी हम लोगों ने बात किया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ से, WHO वहां ने कहा है कि आप पूरे देश को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांटिए और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांट के वहां आप एफएमडी मुक्त करिए और तब हम सर्टिफिकेट देंगे कि ये कंपार्टमेंट जो है, ये इतने राज्य का जो ये कंपार्टमेंट है ये एफएमडी मुक्त हो चुका है। तब आप उन राज्यों से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है, 9 राज्य को हम लोगों ने चिन्हित किया और उन 9 राज्यों में एफएमडी का आउटब्रेक कम हुआ है। हालांकि इस वैक्सीनेशन का प्रभाव है। जहां हमारा 2019 में एफएमडी के 124 आउटब्रेक्स थे, 142 आउटब्रेक्स थे, वो घट के इस साल मात्र 24 आउटब्रेक्स पर पहुंचा है। तो इसलिए हम एफएमडी मुक्त करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा देश एफएमडी मुक्त हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी मार्केट पूरे दुनिया में देश का फैल जाएगा और हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और तब किसानों की आय में और बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से हम लोग इस क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हम फिर से नवनीत जी की और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट रख के आपने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसको और आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ा के थोड़ा विस्तार इसका करिए ताकि इसके अभियान के माध्यम से आप आम लोगों तक, आम पशुपालक तक इसको पहुंचा सकें। यही शुभकामना है। और उसके साथ साथ जो आज के इस कार्यक्रम में जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको भी मैं पूरी तौर पर बधाई देता हूं कि आपने अच्छा काम किया है और उसके कारण आप पुरस्कार के हकदार हैं और आपको देख के अन्य लोग भी प्रोत्साहित होंगे ताकि और वो बेहतर काम कर सकें। और इस पुरस्कार की संख्या को नवनीत जी अगली बार से और बढ़ाएंगे तो लोग प्रोत्साहित होंगे। और इसी के साथ पुनः हम इंडिया एग्री और नवनीत आनंद जी की टीम को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।